नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनमल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तराखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे जिसका नाम था उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। तो इसमें हमने उत्तराखंड का जो शासन की जो संसदात्मक प्रणाली है, तो इसमें हमने उत्तराखंड की जो कार्यपालिका है तो इसको हम पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जो विधायिका या विधानमंडल है, तो इसके हमने दो भाग बनाए हैं। और आज हम जो इस विधायिका का पहला भाग है तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है और इसके तीन प्रमुख भाग हैं: कार्यपालिका, विधानमंडल या विधायिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तो अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन भी संविधान के अनुरूप भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 के अनुरूप यह संचालित होता है। तो जैसे अन्य राज्यों में जो शासन प्रशासन चलाया जाता है वहाँ भी संसदात्मक प्रणाली आपको अपनाया गया है, तो उसी प्रकार हमारा उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन है तो यह भी संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अनुरूप ही संचालित होता है। तो इसमें जो इसका दूसरा प्रमुख अंग है शासन प्रशासन का, जिसे विधायिका या विधानमंडल कहा जाता है। तो राज्य विधानमंडल के दो प्रमुख भाग हैं। तो राज्य में विधानमंडल या विधायिका या कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। तो राज्य में जो हमारा विधानमंडल है यानी कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो इसके दो प्रमुख भाग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। तो इसमें जो दो प्रमुख भाग इसके रखे गए हैं, तो पहला है राज्यपाल और दूसरा है विधानसभा। तो जो राज्यपाल है तो यह राज्य का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख भी होता है और इसके साथ ही राज्यपाल के जो विधायी कार्य होते हैं, जिसमें जो विधेयक रहते हैं जब विधानसभा द्वारा या विधानमंडल द्वारा पारित किए जाते हैं तो उसके बाद जो विधेयक हैं वह राज्यपाल के पास जाते हैं और उसके हस्ताक्षर के बिना जो विधेयक होते हैं वह कानून का स्वरूप नहीं ले पाते हैं। तो यानी राज्यपाल के हस्ताक्षर इसमें अति आवश्यक होते हैं। तो इसलिए राज्य विधानमंडल में जो सबसे पहला स्थान होता है तो वह राज्यपाल का होता है और उसके बाद विधानसभा का। इसके बाद जो राज्य विधानमंडल है तो यह संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 168 से 212 तक इसका वर्णन किया गया है। तो राज्य जो विधानमंडल है तो संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 168 से 212, तो इसमें जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं तो सभी का जो शासन प्रशासन है तो इसी प्रकार चलाया जाता है और जिसका वर्णन क्या है, भाग 6 168 से 212 में किया गया है। संसद के अनुरूप ही जो यहाँ का जो विधानमंडल है तो उसका शासन प्रशासन ही संसद के अनुरूप चलता है, परंतु थोड़ा बहुत इसमें कुछ विविधता पाई जाती है। यहाँ का जो विधानमंडल है एक सदनात्मक है और जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। बाकी कुछ अन्य राज्यों में जो दूसरा सदन होता है विधान परिषद कहा जाता है जिसे। तो लेकिन अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में विधानमंडल में केवल एक सदन है, विधानसभा। इसके बाद सबसे जो विधानमंडल में पहला स्थान होता है तो वह होता है राज्यपाल का। तो राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल के कौन कौन से विधायी कार्य होते हैं, तो विधानमंडल में सबसे ऊपर जो स्थान होता है राज्यपाल का होता है और उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून परिवर्तन में नहीं आ सकता। यानी जब तक राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होता है तब तक कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता। यानी राज्यपाल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसके बिना कोई भी जो राज्य का नियम कानून है तो वह नहीं बनाए जा सकते। इसके बाद राज्यपाल के विधायी कार्यों को देखते हैं, कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। तो अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल द्वारा सत्र को, विधानसभा का जो सत्र होता है उसे आहूत किया जाता है, सत्रावसान किया जाता है और उसका विघटन किया जाता है। सत्र आहूत करने का अर्थ है यानी सत्र को बुलाना, सत्रावसान करने का अर्थ है सत्र को समाप्त करना, और विघटन करने का अर्थ है सत्र को, जो विधानसभा है उसको विघटित कर देना या पूरी तरह से समाप्त कर देना। उसके बाद दोबारा से फिर चुनाव होते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 175 में सदन या सदनों, अगर जहाँ पे एक सदन है, जैसे वर्तमान में यहाँ पर उत्तराखंड में हमारे पास विधानसभा है, तो जहाँ दो सदन होते हैं तो वहाँ दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार होता है। तो राज्यपाल के पास सदन और दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 133 में एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 133 के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत किया जा सकता था।
लेकिन वर्तमान में इस व्यवस्था को संसद द्वारा समाप्त किया गया है। 2019 में संशोधन किए गए और इस व्यवस्था को समाप्त किया गया है। तो वर्तमान में उत्तराखंड में केवल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो एक मनोनीत सीट थी उसे समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 176 है, जिसमें राज्यपाल का विशेष सत्र है। तो राज्यपाल द्वारा विशेष सत्र को बुलाया जा सकता है, यानी प्रस्तुति अगर राज्यपाल को प्रस्तुतिवश कोई सत्र करवाना है तो राज्यपाल द्वारा उसे आहूत किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 177 है कि सदनों के बारे में मंत्रियों व महाधिवक्ताओं के अधिकार। तो सदन के बारे में मंत्रियों व महाधिवक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं, तो इस संबंध में अनुच्छेद 177 में वर्णन किया गया है। इसके बाद 192 में विधानसभा सदस्यों की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद राज्यपाल द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। यानी जो विधानसभा सदस्य की निर्भरता होती है तो उसके मुद्दे पर राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग से सलाह विमर्श करने के बाद उसके बाद निर्णय लिया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो जो भी विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं या अस्वीकृत किए जाते हैं तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 201, इसमें विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखने का जो अधिकार है तो यह राज्यपाल के पास होता है। तो राज्य में जो राज्यपाल है तो उसे लगता है कि जो कुछ ऐसे विधेयक हैं या संघीय ढांचे को प्रभावित कर रहे हैं या किसी एक से अधिक राज्यों से इसका संबंध है, तो ऐसे विधेयकों को जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो अनुच्छेद 201 के तहत विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। इसके बाद अनुच्छेद 213 में विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में ना हो, यानी वर्तमान में जो हमारे विधानसभा या सत्र में ना हो और तत्काल कानून की ज़रूरत हो, तब राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। तो ये जो अधिकार है यह अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को प्राप्त है कि विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में ना हो तो अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। और ये जो अध्यादेश हैं ये पूरी तरह जैसे कानून होते हैं तो उसी प्रकार से होते हैं, बशर्ते इन्हें 6 माह के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक हो। इसके बाद राज्य लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करवाना राज्यपाल का विधायी कार्य है। तो राज्यपाल द्वारा राज्य लेखों से संबंधित जो राज्य वित्त आयोग होता है, लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, तो इसकी रिपोर्टों को सदन में प्रस्तुत करवाना राज्यपाल का विधायी कार्य है। इसके बाद दूसरा विधानमंडल का दूसरा अंग है विधानसभा। तो विधानसभा राज्य विधानमंडल के उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 170 में जो विधानसभा है, राज्य विधानसभा है, तो इनके गठन की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभाओं का गठन किया जाता है और वयस्क मतदाताओं द्वारा विधानसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो यानी जो 18 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं जिनका वोटर कार्ड बना हुआ है तो उनके द्वारा चुनाव में मतदान कराए जाते हैं, वयस्क मतदाताओं द्वारा वोट दिए जाते हैं और ये जो विधानसभा सदस्य हैं तो इनका चुनाव किया जाता है। इसके बाद अगर विधानसभा सदस्यों की बात करें तो कुल जो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए तो यह 60 सदस्य होते हैं और अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। यानी किसी विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य होने चाहिए। और इसके साथ ही जो वर्तमान में हमारे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा भवन हैं। पहला विधानसभा भवन है हमारा देहरादून में, देहरादून विधानसभा परिसर, और दूसरा है हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली परिसर भराड़ीसैंण गैरीसैंण में। तो 2 विधानसभा भवन बनाए गए हैं और प्रथम विधानसभा जो भवन है देहरादून परिसर, देहरादून विधानसभा परिसर, तो यहाँ पर प्रथम सत्र जो चलाया गया तो यह राज्य गठन के बाद 9 जनवरी 2001 को अंतरिम सरकार द्वारा यह प्रथम सत्र चलाया गया था। इसके बाद जो द्वितीय विधानसभा भवन है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली परिसर भराड़ीसैंण गैरीसैंण चमोली में, तो इसमें जो प्रथम सत्र स्कूल तो जो उस समय यहाँ पर विधानसभा ये जो भवन है यह बना नहीं था, तो जो तत्कालीन विजय बहुगुणा सरकार थी तो उसके द्वारा 9 से 11 जून 2014 में जो वहाँ के स्कूल कॉलेज हैं तो वहाँ पर ये सत्र चलाया गया था 9 से 11 जून 2014।
तो यानी प्रथम सत्र जो गैरसैंण में चलाए गए वहाँ के स्कूल कॉलेजों में, तो 9 से 11 जून 2014। और गैरसैंण जो नवनिर्मित भवन है हमारे द्वितीय जो विधानसभा भवन है, तो इस भवन में 17-18 नवंबर 2017 को सर्वप्रथम त्रिवेंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर में भी 2 विधानसभा भवन हैं। इसके बाद विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्यतः। अनुच्छेद 172 के तहत प्रावधान है कि इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष होगा। और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय, यानी राष्ट्रीय 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात लगा हो, इसकी उद्घोषणा हो चुकी है, तो विधानसभा का जो कार्यकाल है तो 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हो जाती है, आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो 6 महीने से अधिक तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो यानी जो आपातकाल है तो 6 महीने के भीतर उसके बाद चुनाव करवाने होंगे और विधानसभा का गठन किया जाना आवश्यक होगा। इसके बाद विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो अनुच्छेद 163 में इसका प्रावधान, अनुच्छेद 173 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें लोकसभा जैसी योग्यताएं हैं, यानी जो हमारे सांसद चुने जाते हैं तो उनकी तरह इसकी योग्यताएं भी होती हैं। जो हमारे विधायक बनते हैं तो समान उनकी योग्यताएं होती हैं। तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और संसद के अधीन विधि के तहत जो राज्य विधानसभा या विधानमंडल के सदस्य चुने जाने के अयोग्य ना हो। तो ये 3-4 प्रमुख चीज़ें हैं। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, और संसद द्वारा अधीन किसी विधि के तहत उसे अयोग्य घोषित ना किया गया हो। तो यानी वह अयोग्य नहीं होना चाहिए संसद द्वारा अगर कोई विधि बनाई गई है। इसके बाद शपथ की बात करें तो राज्यपाल या उसके प्रतिनिधि द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, जो हमारे विधायक होते हैं। और अनुसूची 3 के तहत, तो अनुसूची 3 के अनुसार राज्यपाल या उसके प्रतिनिधि द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद विधानसभा के विघटन की बात करें तो विधानसभा एक अस्थायी सदन है। तो जो विधानसभा है या अस्थायी सदन है, सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले ही राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद अगर सिफारिश करती है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग 5 वर्ष से पहले, यानी उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उसको भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, तो अधिकतम 6 माह तक यहाँ पर जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो अधिकतम 6 माह, और परंतु 6-6 माह करके 3 साल तक इसका विस्तार किया जा सकता है। तो राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और अधिकतम 6 माह तक इसका जो काल या जो शासन है तो 6 माह होता है इसका टाइम पीरियड, लेकिन इसको 6-6 माह बढ़ाकर 3 साल तक इसको विस्तारित किया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा का विघटन संभव है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि माना राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो और जो हमारी विधानसभा है, तो इस समय जो विधानसभा है उसको विघटित किया जा सकता है, यानी राज्यपाल द्वारा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। इसके बाद राज्य में देश का सबसे कम राष्ट्रपति शासन हमारे उत्तराखंड में ही लगाया गया था 45 दिनों का, जिसमें 27 मार्च से 11 मई 2016 तक यह राष्ट्रपति शासन हमारे प्रदेश में लगाया गया। और यहाँ पर तत्कालीन जो हरीश रावत सरकार थी, तो उनके कार्यकाल के दौरान यह राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके बाद विधानसभा के कोरम या गणपूर्ति की बात करें तो विधानसभा के कोरम या गणपूर्ति के लिए सामान्यतः 10 सदस्य या 1/10 सदस्यों की पूर्ति होना आवश्यक है। तो यानी 1/10 सदस्य या 10 सदस्य होने चाहिए, उसके बाद ही जो इनकी बैठकें होती हैं उसको प्रारंभ किया जा सकता है। अगर इससे कम सदस्य हैं तो जो विधानसभा है तो इसकी बैठकें प्रारंभ नहीं हो सकती। यार इतने लोग 10 विधायक उसमें होने ही चाहिए, या तो 1/10 सदस्य होने चाहिए या 10 सदस्य। अगर 1/10 से ज़्यादा हैं तो तब क्या है 10 सदस्य, तो तब 10 सदस्य, और 1/10 अगर कम है तो मिनिमम इसमें 10 सदस्य होने चाहिए। तो विधानसभा सत्र की बात करें तो वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किए जाने आवश्यक हैं, और दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। तो 2 बार, कम से कम वर्ष में 2 बार जो विधानसभा सत्र है यह चलाए जाने आवश्यक होते हैं।
और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं आना चाहिए। इसके बाद इसके अलावा विशेष सत्रों का भी आयोजन किया जाता है और ये किए जाते हैं विशेष परिस्थितियों में, जब राज्यपाल द्वारा विशेष सत्र को आहूत करने की व्यवस्था है। तो यानी विशेष परिस्थितियां हैं तो उसमें राज्यपाल द्वारा विशेष सत्र का आयोजन भी किया जा सकता है। इसी प्रकार 16 मई 2016 को जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहाँ उत्तराखंड में आए थे तो उनके द्वारा उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया गया था। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 16 मई 2016 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति रहते हैं प्रणब मुखर्जी, वह यहाँ पर आते हैं और उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को वह संबोधित करते हैं। इसके बाद है पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो यानी जो उसके सदस्य होते हैं तो स्वयं में से एक अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं अनुच्छेद 178 के अनुसार। इनका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष होता है, किंतु 3 मामलों में यह अपने पद से त्याग कर सकते हैं। तो 3 मामलों में यह अपने पद को छोड़ सकते हैं या इन्हें हटाया जा सकता है। तो कौन कौन से 3 मामले हैं? पहला, यदि इनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यानी वह विधानसभा सदस्य ही नहीं रहे, चाहे जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष हैं, तो उसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपेगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। इसके अलावा जो तीसरा विकल्प है कि समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होकर, यानी जो समस्त सदस्य हैं तो उनका जो बहुमत द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें प्रावधान है कि 14 दिन पहले जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष अगर जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होगी। और जब उस जो बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो उसमें जो अध्यक्ष होता है तो वह उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है, लेकिन वह जो सामान्य मत देने का अधिकारी होता है अपना मत दे सकता है। इसके बाद राज्य गठन से बाद अब तक जो विधानसभा अध्यक्ष थे तो इसमें सबसे पहले हमारे अध्यक्ष बने थे, अंतरिम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। तो राज्य में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को, तो इस समय प्रकाश पंत को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद 2002 में जब दोबारा इलेक्शन होते हैं, प्रथम यहाँ पर चुनाव होते हैं, तो यशपाल आर्य को प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यशपाल आर्य प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद 2007 से 12 में हरवंश कपूर, 2012 से 17 में गोविंद सिंह कुंजवाल जी, उसके बाद 2017 से 22 में प्रेमचंद अग्रवाल और वर्तमान में 2022 से 27 के बीच अभी वर्तमान में रितु खंडूड़ी हैं और यह राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है, तो रितु खंडूड़ी बनी है 2022 से 2027। इसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्य गठन से पूर्व यहाँ पर 22 विधानसभा की सीटें थी और 9 विधान परिषद की सीटें थी। तो एक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो 22 और ये 8 जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, तो इन्हीं में से अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। 5 नवंबर 2001 को यहाँ पर परिसीमन होता है और यहाँ पर जो सीटें हैं तो वो 70+1 हो जाती हैं, यानी 70 विधानसभा सीटें और एक जो आंग्ल भारतीय समुदाय से एक व्यक्ति को मनोनीत करने की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और 17 विधानसभा सीटों में से 15 सीटों को आरक्षित किया गया है। तो इसमें से 17 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें आरक्षित हैं, 13 जिसमें यानी SC अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें ST अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। तो इसके बाद कौन कौन सी सीटें हैं, तो SC के लिए जो आरक्षित सीटें हैं जिसमें 3 हरिद्वार में हैं, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। तो हरिद्वार में 3 SC के लिए आरक्षित सीटें हैं, ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर। देहरादून में है राजपुर, टिहरी में है घनसाली, पौड़ी में पौड़ी, नैनीताल में नैनीताल, चमोली में थराली, अल्मोड़ा में सोमेश्वर, उत्तरकाशी में पुरोला, पिथौरागढ़ में गंगोली हाट और उधम सिंह नगर में बाजपुर, बागेश्वर में बागेश्वर सीट। तो ये प्रमुख सीटें हैं जो SC विधायकों के लिए आरक्षित की गई हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 13 सीटें। और यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि रुद्रप्रयाग और चंपावत में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, क्योंकि जो ST की सीटें या अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें हैं तो वर्तमान में राज्य में केवल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें चक्राता यानी जो देहरादून की सीटें हैं और नानागमत्ता जो उधम सिंह नगर में आती है। तो 2 सीटें आरक्षित हैं और 2 जिले हमारे ऐसे हैं जिसमें कोई भी सीट इनकी आरक्षित नहीं है, जिसमें रुद्रप्रयाग और
चंपावत जिले आते हैं। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो किस किस जिले में कितने कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 2 विधानसभा क्षेत्र वाले जिले हैं चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। तो सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाले जिले भी हैं चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इनमें दो विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके बाद 3 विधानसभा क्षेत्र वाले जिले हैं उत्तरकाशी और चमोली। उत्तरकाशी और चमोली 3 विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद 4 विधानसभा क्षेत्र हैं पिथौरागढ़ में। 6 विधानसभा सीट जो विधानसभा सीटें हैं 4 जिलों में हैं, 2 गढ़वाल की, 2 कुमाऊं की। तो टिहरी और पौड़ी ये गढ़वाल के जिले हैं जिनमें 6 विधानसभा सीटें हैं, और अल्मोड़ा और नैनीताल ये कुमाऊं के जिले हैं जिनमें 6 विधानसभा सीटें हैं। इसके बाद 9 विधानसभा सीटों वाला जो जिला है इसका नाम है उधम सिंह नगर। इसके बाद 10 देहरादून में और 11 हैं हमारे हरिद्वार में। तो 10 हमारे देहरादून में है सीटें, विधानसभा सीटें, और 11 सबसे अधिक सीटें हमारी हरिद्वार में हैं। तो 11 सीटें हमारी हरिद्वार में हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसके बाद जो अंतरिम सरकार है, प्रथम निर्वाचित, द्वितीय निर्वाचित, यानी जो 5 निर्वाचित विधानसभा सरकारें बनी हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर जो संसद का प्रतिनिधित्व है, तो इन सभी विषयों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।